देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर कानपुर से। कानपुर नगर में 1500 करोड़ से अधिक की परियोजना पूर्ण और साथ ही अधोसंरचना और सेवाओं में ऐतिहासिक विस्तार, कानून व्यवस्था से लेकर शिक्षा और निवेश तक हर क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन। फिर कानपुर नगर, आपको बता दें, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री एवं प्रभारी मंत्री कानपुर नगर योगेंद्र उपाध्याय ने सरसरैया घाट स्थित नवीन सभागार में उत्तर प्रदेश निर्माण के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश में नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने बीते 9 वर्षों में सुशासन, सुरक्षा, सर्वांगीण विकास का एक नया मानक स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि ये कालखंड प्रदेश के लिए उत्कर्ष के वर्ष सिद्ध हुआ है, जिसमें गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाओं के जीवन में व्यापक सकारात्मक बदलाव आया है। इस अवसर पर महापौर प्रमिला पांडे और साथ ही किदवई नगर विधायक महेश त्रिवेदी, कल्याणपुर विधायक नीलमा कटियार और साथ ही घाटमपुर विधायक सरोज कुरील, भाजपा जिला अध्यक्ष उत्तर अनिल दीक्षित और साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष दक्षिण शिवराज सिंह और साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष ग्रामीण उपेंद्र पासवान, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन सहित और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, मंत्री उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश में लागू शून्य सहनशीलता नीति के परिणाम स्वरूप कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। वर्ष 2017 की तुलना में डकैती, लूट और साथ ही हत्या एवं अपहरण जैसे अपराधों में उल्लेखनीय गिरावट भी सामने आई है। पिछले 9 साल बेमिसाल रहे। दूसरे शब्दों में कहें कि 9 वर्ष उत्कर्ष के वर्ष रहे उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। यदि संक्षिप्त में मैं कहूं कि गांव, गरीब और किसान, बेरोजगार नौजवान, नारी का सम्मान, उद्योगों के उत्थान, तकनीक को नई उड़ान, शिक्षा को नई पहचान, कानून व्यवस्था को एक बड़ा स्थान, पर्यटन को नए आयाम, ये समग्र में उत्तर प्रदेश का विकास हुआ। और पूरे देश की स्थिति में कहें एक वाक्य में, तो समुद्र तल की गहराइयों से अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक यदि भारत का परचम लहराया है तो मोदी जी के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश का परिवेश बदला है वो योगी जी के नेतृत्व में बदला है। एक एक करके बात करें कानून व्यवस्था की, तो जो संगठित अपराध पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, अपहरण, योजना से मर्डर, जमीनों पर कब्जे आदि आदि, वो सब समाप्त हो गए। इसी प्रकार जो लोग, यानी ये वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, ये उत्तर प्रदेश में हो चुका था, और माफिया राजनीति से महिमा मंडित किए जा रहे थे। अभी एक पिक्चर आई है धुरंधर 2, उसमें यदि किसी एक दुर्दांत अपराधी के बारे में ऐसा वो लोग समझ रहे हैं, अगर उसको कनेक्शन कहीं गलत गतिविधियों से दिखाए जा रहे हैं, ऐतराज कर रहे हैं, ये वो लोग हैं। और दूसरे हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व, ऐसे लोग समाप्त हुए हैं। संगठित अपराध समाप्त करने के लिए पुलिसिंग व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। ऐसे ही नहीं हो गया सब। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो जीरो टॉलरेंस है, उसका एक इसमें योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उसकी आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने के लिए, जहां इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया गया, देश विदेश के, विदेशों में मंत्रीगण गए, इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया, बड़े बड़े MOUs हुए और उनका उस पर काम भी चालू हुआ है। ऐसे ही सांस्कृतिक पर्यटन का विकास, इसने उत्तर प्रदेश को नया कलेवर दिया है। पहले धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन नहीं था, अब उसके बढ़ने से मानस भी बदला है नौजवानों का, और रोजगार के अवसर मिले हैं, और धार्मिक पर्यटन बढ़ा है। मैं एक उदाहरण दूं छोटा सा, कि कैसे सांस्कृतिक मानस बदला लोगों का, नौजवानों का। पहले 31 दिसंबर को, यानी 1 जनवरी से पूर्व, शाम को, रात को 12 बजे पुलिसिंग की विशेष व्यवस्था करनी पड़ती थी।
रस्तों पे दारू पी के, शराब पीकर और उड़दंग होता था। लेकिन इस बार जो बदलाव देखने को आया पिछले 2-3 साल से, 1 जनवरी को युवा मंदिरों पर जाकर मत्था टेकता है, आराधना करता है, पूजन करता है, अर्चन करता है। ये मानस का परिवर्तन हुआ है, क्योंकि जब जैसा नेतृत्व होगा प्रदेश का, वैसे ही जनता का मानस बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल परिवर्तन आया है। जिस उत्तर प्रदेश को गड्ढे वाली सड़कों से नाम से जाना जाता था, आज उस उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा तो एक्सप्रेसवे, सबसे ज्यादा फ्लाईओवर, हाईवेज का चौड़ीकरण, हाईवेज को दुरुस्त करना, और यानी पहले 2 एक्सप्रेसवे थे उत्तर प्रदेश में, अब 22 है। कुछ संचालित हो चुके हैं, कुछ निर्माणाधीन है, कुछ प्रस्तावित है। सबसे बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे है। फ्लाईओवर को ग्रामीण क्षेत्रों से, एक्सप्रेसवे को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ा गया है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई रोडवेज ही ठीक नहीं हुआ, एयरवेज। आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पूरे देश के हिसाब से देखें तो, सर्वाधिक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है पूरे देश के हिसाब से देखें। आज 8 निर्माणाधीन एयरपोर्ट है और एक जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जा रहा है निर्मित होने के बाद, वो 28 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करने जा रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे हैं। कृषि और किसान में काफी सुधार हुआ। जहां किसानों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, आय की 1.5 गुनी हुई है उनकी, वहां पर गन्ना किसानों को, जो पिछले सरकारों में कोई पैसा नहीं मिलता था, पड़ा रहता था पेंडिंग, परेशान रहते थे, आज उन सबको पैसा मिल चुका है। ये एक बड़े बड़े काम है उत्तर प्रदेश के। कानपुर की यदि मैं बात करूं तो लगभग 1504 करोड़ रुपए की लागत से 252 विकास परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं पिछले 9 वर्षों में। पीएम किसान सम्मान निधि 9,6539 लाख रुपए की सहायता दी गई है किसानों को। पीएम आवास ग्रामीण में 3814 आवास उपलब्ध कराए हैं। जो लोग जिन पर रहने को छत नहीं थी, आज उनको आवास मिल गए हैं। आवास मिलना सिर्फ रहने की व्यवस्था नहीं हुई है, उनका सम्मान बढ़ा है, उनका सामाजिक स्थान बना है। सीएम आवास ग्रामीण में 3064 आवास प्रदान किए गए हैं। इसी तरह स्वच्छ भारत के अभियान के तहत 51,620 शौचालय थे अब तक पूरे प्रदेश में, कानपुर में। अब 2,47,993 शौचालयों का निर्माण हुआ है। 588 सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है। आप स्वयं देख रहे होंगे कि पहले का कानपुर और आपका कानपुर, मेयर साहब बैठी हैं, काफी जन हित के काम हुए हैं। स्वच्छता अभियान भी पहले से चाक चौबंद है, और जो नगर निगम के काम होते हैं उसमें भी काफी सुधार हुए हैं। सीएम सामुदायिक विवाह योजना, गरीबों की कन्याओं के विवाह के लिए पहले एक वर्ग विशेष के लिए, अब ये सबके लिए है। जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो हमारा मात्र कोई राजनीतिक जुमला नहीं है, ये राजनीतिक कृतित्व है हमारा। तो 4375 लाभार्थी इससे लाभान्वित हुए हैं। पीएम मातृ वंदना योजना में 1,20,389 लोगों को सहायता मिली है। आयुष्मान कार्ड में गोल्डन कार्ड बन चुके हैं 8,65,859 लोगों के, यानी जो लोग इलाज कराने में अक्षम थे, आज वो बड़े से बड़े चिकित्सालय में जाके इलाज करा सकते हैं। स्मार्ट सिटी योजना में लगभग 938 करोड़ रुपए के से विकास कार्य हुए कानपुर के अंदर। 37.22 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का निर्माण हुआ है, जिससे काफी यातायात
धनीराम पैंथरा और साथी कुलदीप शंखवार की अध्यक्षता में बौद्ध कथा का हो रहा आयोजन। थाना अकबरपुर क्षेत्र के सिंगसियापुर गांव में बौद्ध कथा का हो रहा आयोजन। कथावाचक मिलन बहोत समेत अन्य लोगों के साथ अराजक तत्वों ने की मारपीट और साथ ही अराजक तत्वों ने भय फैलाने के उद्देश्य से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को किया है क्षतिग्रस्त। घटना की जानकारी मिलते ही किया गया वहां पर कथा स्थल पर तनाव का बना माहौल। प्रशासन को सूचना मिलते ही तहसीलदार व परगना अधिकारी सहित भारी पुलिस दल बल मौके पर पहुंचे हैं। मौजूदा अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रशासन से लोगों की अपील की गई। हमारा नाम है बुद्ध कथावाचक मिलन बौद्ध। अच्छा भैया, क्या मामला हुआ आपके साथ में? हम लोग यहीं पास में कार्यक्रम चल रहा था संगसियापुर में। 7 दिन पूरे हो गए, आज आखिरी दिन था। तो हम लोग जैसे बंद हुआ घर निकले, तो जैसे गांव से बाहर निकले मोड़ पर 1 किलोमीटर नहीं चल पाए तो लोग वहां पहले से तैयार बैठे थे ईंट पत्थर लेकर के। वो हमला इतना जोरदार था, एकदम से हम लोग ये भी नहीं देख पाए। कम से कम 10 से 15 लोग थे और हमारी गाड़ी में 5-6 लोग थे साथ में। तो यहाँ 2-3 बच्चों को ज़्यादा चोटें आई हैं। खैर हम पर तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा चोट लगी। अच्छा जी। और वहाँ के जहाँ आप प्रोग्राम कर रहे थे जी, वहाँ स्टेजों के बगल में कर रहे थे क्या? हाँ, वहीं जहाँ पर अम्बेडकर पार्क है, हाँ। उसी पार्क में कार्यक्रम चल रहा था। जब हम पर हमला हुआ है तो हमने जो वहाँ की आयोजक कमेटी है उन्हें सूचना दी है। जब वो लोग हमारी तरफ भगे हैं तो जब फिर हमें बाद में जानकारी मिली, उधर उन लोगों ने जाकर वहाँ बाबा साहब की मूर्ति खंडित कर दी है। नहीं तो कौन लोग हैं, कुछ जानकारी आपको मिली थी? अब ये तो सर जी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन उसी गांव के लोग हैं कुछ। आज संगसियापुर में एक बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया गया, क्या है पूरा मामला? बाबा साहब की मूर्ति संपूर्ण जिले में, संपूर्ण प्रदेश में, संपूर्ण देश में जो मनवादी लोग हैं वो बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ते रहते हैं। यहाँ बुद्ध कथा संगसिया में हो रही थी। जो कथावाचक थे उनको 1 किलोमीटर दूर पे उनको पहले रोका गया, उनके साथ बर्बर अत्याचार किया गया, फायर किया गया। और उसके बाद जब यहाँ के लोगों को पता चला तो ये लोग कथावाचक को बचाने गए। तभी वो लोग उधर से घूम के बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया, उनका सर काट दिया। एक बात बड़ी स्पष्ट साफ से कहना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर अभी हम लोग FIR कराएंगे, मूर्ति आ रही मूर्ति लगवाएंगे, लेकिन अगर एक भी आदमी, जिन लोगों ने घटना की है वो एक भी आदमी बचने वाला नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर वो नहीं हुई तो फिर आंदोलन होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की। धन्यवाद। मामला संगसियापुर में जो है 15 तारीख से जो है बौद्ध बुद्ध की कथा चल रही थी और उसके बाद में कल की डेट में समापन हुआ। इसके बाद में जो है और हमारे गायक कलाकार यहाँ से चले। इसके बाद में घर से जा कर के निकले, लगभग 3 बजे के बीच में उनके साथ घटना हुई। जो इधर गौरियापुर जाते समय भट्टे के पास ईंटा पत्थर चलाए गए, उनकी चोटें लगी। इसके बाद में इधर जब तक जो है मूर्त भी तोड़ दी गई है, अम्बेडकर साहब की मूर्त तोड़ दी गई है। जौनपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं जनपद के प्रभारी मंत्री A.K. शर्मा ने प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि आज प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने अराजकता से व्यवस्था और साथ ही निराशा से विकास की ओर ऐतिहासिक बदलाव हुआ है और यही कारण है कि आज प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। डबल इंजन सरकार ने कानून व्यवस्था, आधारभूत संरचना, निवेश, महिला सशक्तिकरण और कृषि
क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। जौनपुर की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया गया कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 9.55 लाख किसानों को 2,815 करोड़ रुपए के दिए गए और साथ ही पीएम आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लाखों लोगों को आवास मिला है। चौकिया के धाम के विकास के लिए हमने अपने विभाग से वंदन योजना के तहत लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए उसके लिए मंजूर किया है। आपके प्रश्न के पहले ही हमने भी अपने सहयोगियों से प्रश्न किया कि उसका काम कितना आगे बढ़ा, तो मुझे बताया गया कि टेंडर हो चुका है, उसके विकास का अधिक काम होगा। और जहाँ तक कुंड की बात है, कुंड की विशेष रूप से उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे ध्यान पे अभी यहाँ के एसपी साहब भी बता रहे थे कि उसके लिए विशेष रूप से कुछ सोचना चाहिए। हम लोग अवश्य उसके बारे में सर 3 करोड़ 42 लाख का टेंडर हुए 7 साल हो गया। चौकिया धाम के तालाब सौंदर्यीकरण के फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, 2 करोड़ 80 लाख पेमेंट कर दिया गया। अगर ब्लैक लिस्टेड किया गया तो क्या उस फर्म से रिकवरी ली गई? अब ये जरा आपका स्पेसिफिक किसी टेंडर किसी काम के बारे में सवाल है, अगर आप हमको लिख कर दे देते तो हमसे को आप चेक करवा लेंगे। और दूसरा, जौनपुर की सड़कें, आपसे निवेदन है कि 10 मिनट के लिए आप कलेक्ट्रेट रोड पे चल जाएं। सारी सड़कें सर नाव हो गई हैं, सारी सड़कें बह गई हैं। उसका भी किया जाए। प्रदेश में सर एक बात ये बता, सर सवाल का जवाब तो मैं जवाब दे रहा हूँ। सड़कें बन भी रही हैं, सड़कें बन रही हैं, ऐसा नहीं सड़कें नहीं बन रही, सड़कें बन रही है। सड़क का बनना निरंतर प्रक्रिया होता है, एक बनती है फिर दूसरे की आवश्यकता खड़ी होती है और निरंतर आपने जो बात ध्यान में लाई है ध्यान दिया। सर स्मार्ट मीटर में बोर्ड के निर्देश के बावजूद स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगाया जा रहा है, उसको जबरदस्ती प्रीपेड करके और जो है लोगों की लाइन काटी जा रही है। कोर्ट का क्या निर्देश है? क्या सर? क्या कोर्ट का निर्देश है? कोर्ट का निर्देश है कि जबरदस्ती न की जाए। कोर्ट का निर्देश? सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है और कर्नाटक हाई कोर्ट ऐसा कोई आदेश मेरी जानकारी में नहीं है। और रही बात ये कि स्मार्ट मीटर जो है, स्मार्टफोन जैसी एक व्यवस्था है। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, सुन लीजिए आपने बताया है तो स्मार्ट मीटर जो है वो टेक्नोलॉजी आधारित, तकनीक आधारित समयानुकूल एक व्यवस्था है। जिस प्रकार से आपका स्मार्टफोन है वैसे ही स्मार्ट मीटर है। उसके बारे में जनता को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। ये समयानुकूल एक व्यवस्था है। इस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। पूरा देश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश को इसमें पीछे नहीं रहना। प्रदेश में गैस सिलेंडर्स की क्या स्थिति है? यहाँ तो हमें अभी तक तो कोई समस्या या ऐसी कोई चिंता का कोई विषय घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अभी तक नहीं है। मैंने कई जिलों में ये बात पूछी है, कहीं भी मैं ऐसी कोई चिंता का आपके घर में चूल्हा जलता रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गैस नहीं मिल पा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में गैस नहीं मिल पा रही है। छोटे मोटे प्रतिष्ठान जितने हैं गैस सिलेंडर के कमर्शियल वो नहीं मिल रहा है, उसके लिए प्रभावित है, भी प्रभावित नहीं। पूरा सर उसमें यह है कि उसका जो उपभोग है उस उपभोग को कम करते हुए उनको उपलब्ध इसमें जैसा कि आप जानते हैं वैश्विक समस्या है, उस समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले सहयोग की जरूरत है। हम लोगों ने सबसे बात की है और उसमें कैप लगाया गया है कि इतने दिन के पश्चात ही पुनः सिलेंडर ले सकते हैं। देखिए जहाँ तक गैस और सिलेंडर का सवाल है, आप सबको मालूम है कि हम एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर एक बहुत ही विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। और उस विषम परिस्थिति में जहाँ गैस और क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई पर असर पड़ने वाला है, स्वाभाविक रूप से भारत भी उससे अछूता नहीं रहेगा। हमें अपने आप को इस तरह से सुदृढ़ रखना है। लेकिन मैं जनता से कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर 25 दिन में सिलेंडर की आवश्यकता है तो 25 दिन में सिलेंडर मिलेगा। कहीं खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ कोतवाली क्षेत्र के तुर्कमान गेट पर अपने दुकान पर बैठे व्यक्ति के साथ लेन देन के मामले में ग्राहकों ने जमकर की है गाली गलौज और मारपीट। दुकानदार का हुआ खून से लहूलुहान।
कानपुर नगर से अगली खबर, जहां पर पुलिस उपायुक्त पश्चिम एसएम कासिम अदीबी ने थाना रावतपुर क्षेत्र में निकलने वाले शोभा यात्रा के निर्धारित मार्गों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीसीपी वेस्ट द्वारा संवेदनशील एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों, प्रमुख चौराहों एवं मार्गों का अवलोकन करते हुए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती का निर्देश दिया और साथ ही निरीक्षण के दौरान डीसीपी वेस्ट ने संबंधित थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी एवं ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया कि शोभा यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जाए और साथ ही डीसीपी वेस्ट ने यह भी निर्देशित किया है कि संदिग्ध व्यक्तियों एवं वस्तुओं पर सतर्क दृष्टि रखी जाए। डीसीपी वेस्ट रामनवमी की शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण व कानून के दायरे में संपन्न कराने के लिए संकल्पबद्ध है। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध एवं ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और साथ ही डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया, रामनवमी के अवसर पर सेंट्रल जोन में लगभग 45 जुलूस प्रस्तावित है। 40 जुलूस हैं रामनवमी को लेकर के विभिन्न तिथियों में। इन सभी जुलूसों के मार्गों पर जो आयोजक गण हैं और संबंधित विभाग जो हैं उनके साथ भ्रमण करके वस्तु स्थिति का आकलन कर लिया गया है। निश्चित आबादी के क्षेत्र, धर्मस्थल, पेड़ की डालें, बिजली के तार आदि सबकी समीक्षा कर ली गई है। प्रॉपर पुलिस प्रबंध किया जा रहा है, आयोजकों से वार्ता कर ली गई है। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। प्रॉपर पुलिस अरेंजमेंट करके सीसीटीवी कैमरे लगा करके और ड्रोन कैमरों की मदद से पूरी कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और सद्भावनापूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जाएगा। सर, ऐसे समय दिखाया था कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग एक्टिव जाते हैं, भ्रामक पोस्ट डालते हैं, उन पर किस तरह से प्रतिबंध लगाने का विचार? देखिए, हमारी सोशल मीडिया की टीम सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पे लगातार निगरानी कर रही है। जो लोग भी सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे उनके विरुद्ध बहुत ही सख्त कार्रवाई। खबर कानपुर से है, जहां थाना स्वरूप नगर क्षेत्र अंतर्गत मोती झील में एक अज्ञात नाबालिग का शव मिलने से सूचना प्राप्त हुई है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को झील से बाहर निकलवाया गया। शिनाख्त के प्रयासों के दौरान मृतक की पहचान शुभम, उम्र लगभग 14 वर्ष के रूप में हुई है। प्राथमिक पूछताछ में ज्ञात हुआ कि मृतक मानसिक रूप से कुछ कमजोर था तथा अक्सर इधर उधर घूमता रहता था और साथ ही संभावना है कि वह घूमने के दौरान झील के पास पहुंचा और साथ ही पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई और साथ ही मृतक के परिजनों द्वारा किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया गया है तथा इस संबंध में लिखित रूप से अवगत कराया गया। पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण की जा रही है तथा पोस्टमार्टम हेतु शव भेजा गया है। डेड बॉडी मिली है सर, क्या है पूरा प्रकरण, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आज थाना स्वरूप नगर थाना क्षेत्र के मोती झील में एक डेड बॉडी मिली थी। तत्काल बॉडी को बाहर निकाला गया। शिनाख्त के प्रयास किए गए। शिनाख्त में वो शुभम नाम के एक लड़के के रूप में इसकी शिनाख्त हुई है, जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष है। प्राथमिक पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में है कि ये मानसिक रूप से कुछ कमज़ोर था और इधर उधर घूमता रहता था और कल किसी समय घूमने वगैरह के लिए आया होगा और वहाँ पे डूबने से इस तरह की घटना घटित हुई है। बाकी पोस्टमार्टम और पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। बाकी जो भी फैक्ट्स आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई। परिजन किसी तरह का आरोप लगा रहे हैं, किसी कुछ बात हुई? नहीं, परिजनों ने लिख करके दिया है कि पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराने के लिए वो कार्रवाई करी जा रही है। खबर सोनभद्र से है, जहां विकास खंड कर्मा क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण को लेकर बड़ा विरोध और साथ ही लोहरा बट और तकिया और साथ ही दरगाह के ग्रामीणों में आक्रोश है। औद्योगिक गलियारे के जमीन लेने की चर्चा तेज है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को सौंपा है सामूहिक प्रार्थना पत्र। उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहण का किया जा रहा विरोध। किसानों ने रोजी रोटी पर संकट की जताई चिंता। किसान यूनियन पूर्वांचल की आया समर्थन में प्रशासन पर पारदर्शिता की कमी का आरोप। स्पष्ट जानकारी न मिलने से ग्रामीणों में भय का माहौल। मांग न मानी गई तो आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। नया पंचायत बट बंतरा में ग्राम सभा बट, ग्राम सभा लोहरा में गुलरहवा मौजा एवं ग्राम सभा तकिया, ये 3 गांव में 1000 हेक्टेयर जमीन जो है सरकार एक प्रपोजल बना रही है, जो औद्योगिक गलियारे में देने के लिए प्रपोजल बना रही है। तो हम लोगों का ये मामला है कि हम लोगों की जो भूमि है वो जनपद सोनभद्र में सबसे ज़्यादा कृषि राजस्व देती है और वहाँ फसलें अच्छा होती है, धान और गेहूँ दोनों फसल वहाँ पर अच्छी पैदावार है। तो
तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई अच्छी जहाँ ज़मीनें अच्छी हों, जहाँ पैदावार हो, तो उन ज़मीनों को छोड़ के इस तरह की औद्योगिक भूमि लगाई जाए। हमें उद्योग से कोई दिक्कत नहीं, उससे तो डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। लेकिन उन ज़मीनों से जहाँ का पैदावार अच्छा हो, वो ज़मीनें न ली जाएँ। वो ज़मीनें ली जाएँ जहाँ पैदावार कम हो, जो असिंचित ज़मीन हो, जो विकासशील न हो। हम लोगों का एरिया विकासशील एरिया है, हम लोगों की ज़मीनें पैदावार क्षेत्र है, सिंचित भूमि है, वहाँ पानी की भी दिक्कत कम है, नहरें भी लगती हैं, तो पैदावार अच्छा होता है और जनपद में पहले या दूसरे नंबर पर हम कृषि के मामले में राजस्व भी देते हैं। हर साल वहाँ धान गेहूँ की खरीद सबसे ज़्यादा होती है। तो सिंचित ज़मीनों को न लिया जाए, पैदावार ज़मीनों को न लिया जाए। उद्योग लगाने के लिए उन ज़मीनों का अधिग्रहण हो जहाँ पैदावार कम हो, जो समतल न हो, जहाँ पहाड़ी इलाके हो। जनपद सोनभद्र की भौगोलिक स्थिति से सभी लोग परिचित हैं। तो जो समतल का प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, अब जो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, सरकार ने इसका भी कोई खुलासा तो किया नहीं। बस नोटिस अभी नहीं गई है, लेकिन जो रूपरेखा तैयार हो रहा है, तो उससे हम लोगों को पता चला। तो हम लोग पहले से ही साहब को ज्ञापन दिए। हम लोग अभी कल तहसीलदार महोदय से भी मिले थे, तो उन्होंने हम लोगों से बताया कि औद्योगिक गलियारे के लिए ये प्रोजेक्ट अभी जमीन बैंक किया जा रहा है। तो बैंक करने का मतलब होता है कि जब जरूरत पड़ेगी हम ले लेंगे, तो उद्देश्य तो वही है। लेकिन अगर किसान ना चाहे तो जमीन कैसे कोई ले सकता है? तो भाई हम किसान नहीं चाहेगा, नहीं लेंगे, तो हम लोग इसीलिए कहने आए हैं कि हम नहीं अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं। हम अपनी जमीन नहीं देंगे, चाहे परिस्थितियां जो भी हो, हम आंदोलन करेंगे, जो भी होगा सब हर संभव प्रयास करेंगे, लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे, लेकिन हम लोग अपनी जमीन देंगे। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में पिंक टॉयलेट को लेकर बवाल, व्यापारियों का प्रदर्शन। लखनऊ के राजेजीपुरम ई ब्लॉक मार्केट में बरगद के पेड़ के नीचे बने पिंक टॉयलेट को लेकर बुधवार को विवाद खड़ा हो गया। व्यापारी, स्थानीय लोगों और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने इसके विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि टॉयलेट बनने से इलाके में गंदगी, दुर्गंध और अव्यवस्था बढ़ गई है। साथ ही ये पेड़ धार्मिक आस्था का केंद्र है और होने के कारण लोगों की भावनाएं भी आहत हो रही हैं। नेताओं ने चेतावनी दी है, यदि टॉयलेट नहीं हटाया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। टॉयलेट गलत बना है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे मीडिया से? देखिए, बरगद का पेड़ हमारे एक आस्था और सनातन का विषय है, जिसकी हम सभी लोग पूजा करते हैं। और एक बहुत बड़ा महापर्व भी वट सावित्री का जो व्रत पूजन होता है, उस पर भी हम लोग बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। और उसके नीचे ये पिंक टॉयलेट बनाना, ये बनाने से पहले जिसने भी बनाया है उनको एक बहुत बड़ा ये विचार का विषय था। और जिस तरह से यहाँ गंदगी दिखाई दे रही है, आसपास का वातावरण गंदा दिखाई दे रहा है, तो हम लोगों की महापौर जी से एक ही ये उनसे उम्मीद करके ये विज्ञप्ति दी जा रही है, उनको ज्ञापन दिया जा रहा है कि वो इस पर कुछ एक्शन लेके यहाँ पे साफ सफाई और जिस तरह से ये पूजा का एक स्थान है उसको उस तरह से बनाने का प्रयास किया जाए। ठीक है मैम, पूरा परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम पूनम तिवारी है और मैं राज सेविका समिति से हूँ। ठीक। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। जी मैम, जिस तरीके से आप लोग लगातार इस टॉयलेट को लेकर ऐतराज कर रही हैं, जैसा कि बरगद का पेड़ है, धार्मिक स्थल है, पूजा होती, महिलाएं जाती है, टॉयलेट गलत बना है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे मीडिया से? देखिए, बरगद का पेड़ हमारे एक आस्था और सनातन का विषय है, जिसकी हम सभी लोग पूजा करते हैं। और एक बहुत बड़ा महापर्व भी वट सावित्री का जो व्रत पूजन होता है, उस पर भी हम लोग बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। और उसके नीचे ये पिंक टॉयलेट बनाना, ये बनाने से पहले जिसने भी बनाया है उनको एक बहुत बड़ा ये विचार का विषय था। और जिस तरह से यहाँ गंदगी दिखाई दे रही है, आसपास का वातावरण गंदा दिखाई दे रहा है, तो हम लोगों की महापौर जी से एक ही ये उनसे उम्मीद करके ये विज्ञप्ति दी जा रही है, उनको ज्ञापन दिया जा रहा है कि वो इस पर कुछ एक्शन लेके यहाँ पे साफ सफाई और जिस तरह से ये पूजा का एक स्थान है उसको उस तरह से बनाने का प्रयास किया जाए। ठीक है मैम, पूरा परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम पूनम तिवारी है और मैं राज सेविका समिति से हूँ। ठीक। हमारा ये पुराना बरगद का पेड़ है यहाँ पे और हमारे बजरंग बली बगल में बैठे हुए हैं और उन्हीं का ये रास्ता जा रहा है। और हमको महापौर जी से विनम्र निवेदन करना है कि उनको जल्द से जल्द यहाँ से आसपास की गंदगी को देखें, सफाई के लिए वो कार्यकर्ता लगाएं नगर निगम से। और हमारी शिवपाल भैया पार्षद से भी निवेदन है कि वो आके देखें सब आसपास
प्रयास के ये टॉयलेट पिंक टॉयलेट हटाने की कृपा करें और जो अगल बगल में दुकानें सब गंदगियां फैलाई जा रही हैं उसको देख के हमारी विनम्र निवेदन है हमारी महापौर जी से वो जल्द से जल्द कार्रवाई करें और देखें कि क्या आसपास हो रहा। हमारे बगल में हनुमान जी का मंदिर है, इतना बड़ा करियन मंदिर है और अगल बगल की सब साफ सफाई की वो देखें, सुरक्षा करें। बरेली में अतिक्रमण पर फिर चला नगर निगम का बुलडोजर। सीबीगंज में पीडब्ल्यूडी से पास नक्शे को नगर निगम ने नहीं माना। दुकानदार डॉक्टर अमित गुप्ता ने लगाई न्याय की गुहार। बरेली जिले में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का अभियान एक बार फिर सुर्खियों में है। ताजा मामला थाना सीबीगंज क्षेत्र के रामपुर रोड का है, जहां नगर निगम ने सरकारी जमीन पर बने निर्माण को अवैध करार देते हुए तोड़फोड़ की है और कार्रवाई शुरू की है। इस कार्रवाई की जद में आए स्थानीय दुकानदार डॉक्टर अमित गुप्ता पुत्र रामधार गुप्ता निवासी सीबीगंज बरेली, जिन्होंने आरोप लगाया कि उसका नक्शा लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी से विधिवत स्वीकृत था, फिर भी नगर निगम ने उसे अमान्य ठहराकर उनकी दुकानें जबरन ध्वस्त कर दी हैं। डॉक्टर अमित गुप्ता का कहना है उन्होंने निर्माण पीडब्ल्यूडी से अनुमोदित नक्शे के अनुरूप किया था और सभी मानकों का पालन किया था। नगर निगम ने हमारे नक्शे को ना मानते हुए बिना समुचित सुनवाई के हमारी दुकानों को तोड़ दिया है। उन्होंने जिला प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए कहा कि हम भी ये भी आरोप लगाते हैं इस कार्रवाई के पीछे गौरव गुप्ता और सौरभ गुप्ता का दबाव है। बदमाश टाइप के लड़के हैं ये दोनों, ठीक है, दबंग हैं, ठीक है, बहुत बड़े रईस कॉन्ट्रैक्टर भी हैं ये, ठीक है। और हमारा जो बिल्डिंग का नक्शा है वो 1961 में पीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत है, ठीक है। और 1964 में जो है द यूपी गवर्नमेंट का रोड साइड लैंड एक्ट भी रूल्स आया था, जिसमें जो है मध्यांतर से मतलब रोड के मिड से आप 75 फीट के बाद में बिल्डिंग बना सकते हैं। और मेरा तो ऑलरेडी पहले से उसका नक्शा पास है, मेरा तो 80 फीट और 85 फीट पे बना हुआ है, ठीक है। लेकिन और आपके एक्ट में तो 75 फीट की ही बात की गई है, मैंने तो और उससे 5 फीट पीछे ही हूं, ठीक है। और उसके बाद में जो है उससे पहले मेरे बिल्डिंग बनाने से पहले भी जो है वहां पे एक नाला बना हुआ है जो कि लगभग 10 फीट चौड़ा है और उसके पास नगर निगम को कोई काम भी नहीं है वहां पे, ना ही वो कुछ वहां कभी बनाने आ रहा है। लेकिन वो सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता जो है अनावश्यक रूप से झूठी शिकायतें कर करके और वो जो है उस बिल्डिंग को तोड़ना चाहते हैं। और अगर तोड़ना ही चाहता है नगर निगम तो पूरे बरेली के अंदर एक ही नियम होना चाहिए कि भाई 27.5 मीटर पे हम तोड़ेंगे, तो 27.5 मीटर का मतलब हो गया 90 फीट पे तोड़ेंगे। तो आप जो है पूरा किला छावनी से लेके और पश्चिम फतेहगंज तक आप पूरा तोड़िए, तोड़ना ही है तो आप उसके बाद में जाइए क्या कहते हैं पीलीभीत बाईपास पे जाइए, आप मिनी बाईपास पे जाइए, आप सब जगह जाइए, सब जगह तोड़िए। लेकिन जो आपने खुद रूल बनाया हुआ है 1964 का उत्तर प्रदेश का ये पीडब्ल्यूडी का एक्ट है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जो है 75 फीट पे बना सकते हैं। और मेरा तो नक्शा भी पास है 1961 का। मैं यही चाहता हूं कि जो सही बात है उसको रखा जाए। मेरे ऊपर आज तक कभी किसी भी निर्माण निगम की या नगर निगम द्वारा कोई भी अतिक्रमण की कोई कार्रवाई नहीं हुई इससे पहले, ना कभी कुछ हुआ। लेकिन ये अनावश्यक से जो सौरभ गुप्ता गौरव गुप्ता है जो कि एक माफिया टाइप से हैं, ठीक है, दबंग लोग हैं और ये जो है अनावश्यक रूप से जो है अपने पैसे का इस्तेमाल करके शासन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं जो नियम के अनुसार है वो करें आप, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए उत्तर प्रदेश का ये एक्ट है जिसमें साफ साफ लिख रहे हैं वो लोग कि इसमें जो है ये कंसीडर किया हुआ है। और इसमें इन्होंने आप देख सकते हैं इसमें जो है 75 फीट पे ये देखिए आप जूम करके भी देख सकते हैं कि 75 फीट पे उन्होंने खुद लिखा है एनएच पे बनाने के लिए। जब गवर्नमेंट की खुद की गाइडलाइन बनाई हुई है तो वो अपनी ही गाइडलाइन बना रहा है और दूसरा उसको वो खुद तोड़ रहे हैं गाइडलाइन को। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी हसनपुर श्री पंकज कुमार त्यागी के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी सैद नगली के कुशल नेतृत्व में थाना सैद नगली पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक शातिर चोर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। चोरी की घटना का सफल अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी हुए लगभग 15 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण एवं घटना में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए गए हैं। मौला जामा मस्जिद के पीछे ने एक किताबी थाना सैद नगली पर दी कि मेरे मकान में अज्ञात चोरों द्वारा ताले तोड़कर चोरी कर ली गई है। मैं उस दिन संबल ईद की बधाई देने के लिए गई थी। उसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 78/26 धारा 305 BNS कायम कर विवेचना संपादित की जा रही थी।
आज दिनांक 25/3/26 को मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति उस्मान सनोफ लईक अहमद निवासी ढेर दरीवा कुरैशियान मस्जिद के पीछे थाना नकासा संपल को टीन शेड के पास यात्री टीन शेड के पास से अरेस्ट किया गया, जिससे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद उसने उक्त घटना में संलिप्त होना तथा अपने द्वारा स्वयं के द्वारा कारित करना बताया। उसकी निजादेही पर चोरी में गए सामान को बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 15 लाख है, जिसमें एक जोड़ी झाले सोने के, एक झुमकी, 2 अंगूठी, एक गले की कंठी, एक गले की चैन, 2 काले धागे के पेंडल, 4 कुंडल और 3 पाजेब चांदी की बरामद हुई, जिनकी कुल कीमत 15 लाख बनती है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर हमारे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। अच्छा सर, इसमें जो है जिस तरह से ये इसका किन्नर के यहाँ पर जहाँ घटना घटी थी, इसके घर क्या आना जाना क्या था? इसकी जो नन्नी किन्नर वादी मुकदमा है, इसकी एक शिष्य थी गुड़िया किन्नर, उसके पास उस्मान का आना जाना था और उस्मान कई दफ़ा गुड़िया के साथ वादी मुकदमा किन्नर इसके नन्नी किन्नर के यहाँ गया हुआ था और वहीं से उसकी जान पहचान, उसका मकान देखा हुआ था, सारे हालात मकान के जानता था, क्योंकि गुड़िया के साथ कई मरतबा उस्मान की मुलाकात नन्नी किन्नर से हुई थी। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रदेश में 4 साल बेमिसाल के रूप में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा चलाई गई तमाम योजनाएं, सरकार के द्वारा किए गए तमाम कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जसपुर के खंड विकास कार्यालय परिसर में जिलाधिकारी नितिन भदौरिया के निर्देशन में जसपुर एसडीएम राहुल शाह के नेतृत्व में ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सरकार के समस्त विभागीय अधिकारियों ने सरकार की तमाम योजनाओं पर विस्तृत जानकारी दी और साथ ही सरकार के 4 साल कार्यकाल सराहना करते हुए उत्तराखंड प्रदेश में सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसी संबंध में आज इसका हमने उत्सव मनाया है और संबंधित सारे विभाग यहाँ पहुँचे हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने आज अपनी समस्याएं भी रखी हैं और सारे जो संबंधित विभाग थे उन्होंने समस्या दूर भी रखी हैं। और मेरे द्वारा एक विषय बहुत गंभीर उठाया गया है कि हमारे जितने भी जसपुर ब्लॉक में जितने भी अपने जनप्रतिनिधि हैं, जिला अधिकारी महोदय की एक भी बैठक उनके साथ नहीं की गई है। 2 बैठकें बीडीसी की हुई हैं यहाँ पर, उसमें जिला अधिकारी महोदय नहीं उपलब्ध रहे और 6 कैंप लगे हैं। आपके संज्ञान में मामला है कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में 6 कैंप लगाए गए, 6 के 6 कैंप में जिलाधिकारी महोदय नहीं पहुँचे हैं। तो ये पीड़ा थी जनप्रतिनिधियों की कि हमारे जिला उद्यम सिंह के जो जिलाधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं। तो मुझसे आज मांग भी रखी गई है, मैंने ज्ञापन भी दूंगा आज एसडीएम साहब महोदय को कि तुरंत ही इन सभी की जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को देखते हुए, जनता के काम देखते हुए, पब्लिक के काम देखते हुए माननीय जिला अधिकारी जी से निवेदन भी किया है कि आप तुरंत एक मीटिंग नियुक्त करके हम सभी की समस्याएं सुने। 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल के क्रम में विकासखंड जसपुर में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा अपनी विभिन्न विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, जो उनकी शिकायतें थी उनको भी सुना गया। साथ साथ इसके अलावा सरकार के द्वारा पिछले 4 वर्षों में जो भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जो भी योजनाएं लाई गई हैं, उसका भी प्रचार प्रसार कार्य किया गया है। विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा अपनी व्यक्तित्व इसमें दिए गए हैं, अपनी शिकायतें बताई गई। इसके अलावा जो समाधान हुए हैं उसके बारे में भी अवगत करवाया। जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए थे, जो कि सरकार को 4 साल आज पूरे हो चुके हैं और जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं उन पर जो कार्य किए गए हैं उनके लिए भी बात की गई है और साथ में जो शिकायतें आई हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए उन पर भी चर्चा की गई है। धन्यवाद। यहाँ पर हमारे पूर्व विधायक जी डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल जी हमारे जिला शेखपुरा जिला समाहरणालय के मंथन सभागार में रामनवमी जुलूस को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में डीएम शेखर आनंद, पुलिस अधीक्षक बलिराम कुमार चौधरी और साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी प्रियंका कुमारी और साथ ही सीडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार, सभी थाना अध्यक्ष, राजनीतिक पार्टी के सदस्य, रामनवमी जुलूस के सभी प्रमुख सदस्यों ने भाग लिया। बताते चले कि शेखपुरा और साथ ही छेवाड़ा में निकाली जाएगी रामनवमी जुलूस, इसी को लेकर बैठक में चर्चा हुई और साथ ही डीएम शेखर आनंद ने बताया सभी सदस्यों के साथ बैठक हुई।
बैठक में निर्णय लिया गया कि शेखपुरा में 28 को, चेवाड़ा के 29 को निकाली जाएगी और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालने के लिए लोगों से अपील की गई है। पुलिस अधीक्षक बलिराम कुमार चौधरी ने बताया कि 25 संवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट तैनाती की जाएगी। सभी जगहों पर बाइक से भ्रमण भी किया जाएगा। शेखपुरा प्रखंड में और चेवाड़ा प्रखंड में ही सूचना प्राप्त है कि रामनवमी का जुलूस निकलेगा और उसके लिए जो पुलिसिया बंदोबस्त है और जो लॉ एंड ऑर्डर की बंदोबस्त है वो पूरी तरीके से हम लोगों ने संयुक्त ज्वाइंट ऑर्डर निकाला है और वो पूरा हमारे 24 से 25 जगह पे हम लोगों ने दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है और सभी शांति समिति के सदस्यों से भी बात हो गई है। सभी चीजें की व्यवस्थाओं को संधारित किया जा रहा है और पूर्ण विश्वास है कि हम लोग अच्छे तरीके से, जिस तरीके से हम लोग सारा पर्व त्योहार अभी हाल के समय में निकाले हैं, रामनवमी का पर्व भी हम लोग शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण एनवायरनमेंट में शेखपुरा जिले में संपादित कराएंगे। हम लोगों से क्या अपील होगी? आम लोगों से अपील है कि श्रद्धा का पर्व है और इसमें कोई भी किसी के बहकावे में ना आए और शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण तरीके से श्रद्धा के साथ रामनवमी के जुलूस में शरीक हो और सारे अनुशासित वे में जुलूस में अपनी शिरकत करे और कोई भी असामाजिक तत्व या शरारती तत्व आपके संज्ञान में आता है तो उसको प्रशासन के संज्ञान में दे ताकि हम लोग त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें। को लेकर के जिले में पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था कर ली गई है। जो चिन्हित जगह थे जहां की सेंसिटिव पॉइंट है वहां पर हम लोगों के द्वारा ऑलरेडी डेप्यूटेशन किया जा चुका है, जहां की पुलिस बल एवं दंडाधिकारी की तैनाती की जा चुकी है। इसके अलावा हमारा 24/7 कंट्रोल रूम फंक्शनल रहेगा। इसके अलावा हमारे बाइक पार्टी जो भी जुलूस के मार्ग है उस मार्ग में हम लोगों ने बाइक पार्टी को भी हम लोग तैनात कर रहे हैं ताकि बाइक पार्टी ऑलरेडी जुलूस को एस्कॉर्ट करते हुए सुरक्षित तरीके से जुलूस का कार्यक्रम संपन्न हो। उसके अलावा और अगल बगल के जो भी सेंसिटिव पॉइंट रहेंगे वहां पर बाइक पार्टी का भ्रमण किया जाएगा। उसके अलावा जितने भी हमारे पेट्रोलिंग पार्टी हैं उन सबका भी भ्रमण करवाया जा रहा है ताकि रामनवमी का त्यौहार जो है बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाएंगे? हमारे पास ऑलरेडी जो है 300 अतिरिक्त पुलिस बल आ चुके हैं जो कि ईद के समय से ही हमारे जिले में तैनात हैं। बल की हमारे पास कमी नहीं है और सभी बलों के द्वारा जो है हम लोग पूरे थाने, पूरे जिले भर में जहां भी रामनवमी का पर्व हो रहा है सभी जगह उनकी तैनाती सुनिश्चित करवा रहे हैं। कितने जगहों को संवेदनशील ऐसे हैं? अभी हम लोगों ने जुलूस को देखते हुए 25 जगह को संवेदनशील मानते हुए पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है और उसके अलावा हमारा बाइक पार्टी जो क्यूआरटी रहेगा, क्यूआरटी और हमारा दंगा पार्टी, ये सारे को भी जो है हम लोग सक्रिय कर रहे हैं जो कि पूरे जुलूस के दरमियान भ्रमणशील रहेगा और सभी जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाएं। उपद्रवियों के लिए सर क्या? उपद्रवी के लिए हमारे बल तैनात है, कहीं भी कोई उपद्रव करने की कोशिश करेंगे उसके लिए हमारी। भागलपुर में रामनवमी को शोभा यात्रा को लेकर कालेश्वर महादेव हिंदुत्व और साथी सेवा संघ संगठन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें हिंदुत्व सेवा संघ और साथी संगठन ने 27 मार्च को कालेश्वर धाम मंदिर से 1 बजे दिन में शोभा यात्रा निकालने की बात कही है जो कि कालेश्वर धाम से होकर अस्पताल चौक और साथ ही बड़ी खंजरपुर, भारत माता चौक, बजरंग बली चौक और साथ ही मनाली चौक, कचेरी चौक, शहीद पटेल बाबू चौक और साथ ही लोहिया पुल होते हुए भागलपुर रेलवे स्टेशन, बाटा चौक, भेराटी चौक और साथ ही खलीफा चौक, कोतवाली चौक होते हुए सभी स्थानों पर पहुंचेगी। अस्पताल चौक, बड़ी खंजरपुर, भारत माता चौक, छोटी खंजरपुर, बजरंग बली मंदिर, मनाली चौक, कचेरी चौक, घंटाघर चौक, शहीद भगत सिंह चौक होते हुए पटेल बाबू रोड होते हुए लोहिया पुल होकर स्टेशन चौक जाएगी। वहाँ से निकलने के बाद बाटा गली होते हुए वैरायटी चौक, खलीफाबाग चौक, वहाँ से होते हुए कोतवाली चौक से हम लोग निकलेंगे वहाँ से। उसके बाद नया बाजार होते हुए बुढ़ानाथ चौक पे एक गंगा आरती का हम लोग आयोजन किए जो भव्य गंगा आरती वहाँ की होगी। और गंगा आरती के बाद फिर प्रतिमा के साथ ये शोभा यात्रा वहाँ से फिर आगे बढ़ेगी जो आदमपुर चौक, तिलका मंदिर चौक, डीएम आवास होते हुए फिर वापस अपने ये कालेश्वर धाम में यहाँ पे आएगी। समापन यहाँ पे हम लोग किया जाएगा। जो है स्टेशन होते हुए फिर यहाँ समापन होता है। इस बार जो है भंडारा जो है हम लोग जो है लगभग 5 से 10 हज़ार आदमी के बीच में जो गए हैं। वहाँ जुलूस आने के बाद जो भंडारा होगा, भंडारा में पूरी है, सब्जी है, बुनिया है,
रास्ते में हलवा का प्रसाद वितरण हम लोग किए, उसमें कुछ मिठाई मिला हुआ और जो है किए हुए हैं। सभी हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस शोभा यात्रा को बहुत से बहुत भव्य मतलब बना रहे हैं और आप लोग का सबका सादर आमंत्रित है। आप लोग सभी हिंदू भाई आइए और लोगों को भी लाइए और जुटाइए मतलब जो है। और प्रेस मीडिया भाई को से विशेष अनुरोध है, आप लोग थोड़ा बढ़ चढ़ के थोड़ा प्रचार भी कीजिए हम लोग का जो है, ताकि इस शोभा यात्रा को और भव्य से भव्य बनाया जा सके। और प्रशासन के द्वारा से जो मानक दिया गया है उसका हम लोग सभी हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट मतलब है कि लोग पालन करें और शांतिपूर्वक से हम लोग जो है जुलूस का समापन करें। हिंदू सेवा संघ के द्वारा आप लोग का सब मित्र बंधुओं का स्वागत है मीडिया कर्मी का। हमारे अध्यक्ष जो नीलकमल जी बताए अभी और विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे 11वां साल है, 11वां साल में इनके अंतर्गत 11 साल के अध्यक्ष हम लोग के हैं ये, और बहुत अच्छा से अनुशासन शोभा यात्रा चल रही है शहर में। एक संदेश देता है कि जितने भी सनातनी हैं हम लोग एक हैं, सब राम जी के आदमी हैं। और इनके अगुवाई में इस बार फिर शोभा यात्रा जो निकलेगा, फूलों की वर्षा होगी, बजरंगबली है, फिर आपका झांकी है जो पिछले साल भी झांकी, बाहर से नगारा आ रहा है, और एक अच्छा संदेश जाएगा कि हम लोग मिलजुल के पूरे शहर को खबर कोटा से है, जहां श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना कोटा द्वारा समाज में एकजुटता का संदेश देते हुए घर घर जाकर पीले चावल बांटकर महिलाओं को जयपुर में आयोजित महापड़ाव में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया। और साथ ही जिला अध्यक्ष नीरू चौहान एवं अन्य पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि समय पर सुरक्षा नहीं मिलने के कारण सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जान गई है। और उन्होंने कहा कि करणी सेना देश के 24 राज्यों से सक्रिय है और उन्होंने न्याय की मांग को लेकर राजस्थान के प्रत्येक जिले में कार्यकर्ता 29 मार्च को जयपुर पहुंचेंगे तथा मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। शहर अध्यक्ष हेमलता सिंह गहलोत ने कहा कि घटना को 3 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद दोषियों के खिलाफ अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदेश उपाध्यक्ष मंजीत सिंह एवं जिला अध्यक्ष निर्भय सिंह ने कहा कि 29 मार्च को जयपुर शहर में दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का वहां पर न्याय नहीं मिलने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश मीडिया प्रवक्ता दुष्यंत सिंह गहलोत ने जानकारी देते हुए बताया कि कोटा सहित जयपुर और पूरे राजस्थान में पीले चावल बांटकर समाज को एकजुट होने का संदेश दिया जा रहा है। उस न्याय के आग्रह के लिए हम लोग घर घर जा रहे हैं और पीले चावल से लोगों को संदेश दे रहे हैं कि कृपया वो हमारे साथ जुड़े और जुड़ करके शीला देवी के साथ एकत्रित होकर उनके साथ सफलतापूर्वक कार्य को करें। और जो न्याय हमें 2.5 साल से नहीं मिला, और हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि इन चावलों के माध्यम से हम इतने ज्यादा से ज्यादा क्षत्राणियों को एकत्रित कर सके और यह लास्ट बार अंतिम हमारा न्याय का एक दिन होगा। इसके बाद हमें न्याय अवश्य मिलेगा। हम इस आशा के साथ हर घर में जाकर के पीले चावलों से लोगों को निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं और एक प्रकार का बहन के द्वारा दिया गया न्योता लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं। आज सभी क्षत्राणियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि 29 तारीख को सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें और शीला भाभीसा का सपोर्ट करें। उन्हें ये न लगे कि मैं अकेली हूँ, पूरी राजपूत समाज की महिलाएं उनके साथ हैं। उन्हें ऐसा महसूस कराने के लिए सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयपुर पधारें। मैं करणी सेना के शहर उपाध्यक्ष रितु राठौड़। सभी को मेरा 29 तारीख के लिए सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी अधिक से अधिक सभी क्षत्राणियों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पधार कर सबका सहयोग करें। नाम बताओ। मेरा नाम है रेणु चौहान, करणी सेना की सचिव हूँ। जय माता जी की। जैसा कि करणी सेना के द्वारा पहले भी बताया गया है, 29 तारीख को शीला भाभीसा हुक्म द्वारा सीएम हाउस का घेराव किया जा रहा है, तो उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सभी क्षत्राणियों ने घर घर जाकर महिलाओं को पीला चावल देकर उनको आमंत्रित किया है कि वो 29 तारीख को जयपुर पधारें और एक महिला शक्ति जो है उसका वहां पे समर्थन करें। जो भाभीसा हुक्म वहां पे एक अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको ऐसा ना लगे कि वो अकेले हैं। पूरा जो राजस्थान की जितनी भी क्षत्राणियां हैं सब उनके साथ खड़ी हुई, हमको उनकी हिम्मत बनना है। तो मैं यही सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपने अपने ब्लॉक में, क्षेत्र में, आपका जो एरिया है वहां जाके आप बिना किसी के बोले भी आप अपना समर्थन उन भाभीसा हुक्म को दे सकते हैं। आज हम समाज के साथ खड़े हैं तो कल समाज हमारे साथ खड़ा रहेगा। शुरुआत हमें करनी है। ये सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी जो हमारे अमर शहीद हैं, उनकी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। अगर आज हम उनको न्याय दिलाने के लिए खड़े नहीं हो पाए तो शायद फिर आगे हम किसी चीज के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि आप अपने अपने स्तर पे जितनी से जितनी ज्यादा संख्या में जयपुर पहुंच सकते हैं आप पहुंचे और हमारा सबका सपोर्ट करें।
नाम बता दो। हेमलता सिंह गहलोत, कोटा शहर अध्यक्ष करणी सेना। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।